करने वालों की, युवाओं की सरकार। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी की है और आज मुझे कहा गया है कि आपको मैं 5 गारंटीज में से पहली गारंटी के बारे में बताऊं। शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बाकी गारंटीज के बारे में बताएंगे, मगर मैं आपको महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। जो बाकी गारंटीज हैं उनके बारे में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और खारगे जी आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको जाति जनगणना के बारे में कहना चाहता हूं। आज नागपुर में हमने एक सम्मेलन किया, उसमें हमने जाति जनगणना की बात की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, मगर आज तक किसी को नहीं मालूम कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। कोई कहता है 50 हैं, कोई कहता है 55% हैं, कोई कहता है 60% है, किसी को नहीं मालूम। और जब हम देखते हैं, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखते हैं, जुडिशरी को देखते हैं, इन सब संस्थाओं में हमें ना पिछड़े वर्ग के लोग दिखते हैं, ना दलित दिखते हैं, ना आदिवासी दिखते हैं, ना माइनॉरिटी के लोग दिखते हैं, ना गरीब जनरल कास्ट के लोग दिखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि देश में एक ऐतिहासिक कदम लिया जाए, जाति जनगणना किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को यह पता लगे कि पावर स्ट्रक्चर में उनकी कितने हिस्सेदारी है, इस देश में धन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। इसीलिए हमने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो हमारा पहला कदम जाति जनगणना होगा। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में
हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। ऐतिहासिक कदम। पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी आज आपको मिला है, चाहे ये आईआईटीज हो, आईआईएम हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, आपकी जमीन की रक्षा, ये सब संविधान करता है। अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो यह संविधान के कारण रोक लगी हुई है। और यह जो किताब है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है। आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों ने आपसे आपकी सरकार छीनी, चोरी करके, एमएलए खरीद कर आपकी सरकार छीनी गई। यह आप याद रखिए। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार बनाइए, जो आपके प्रोजेक्ट्स दूसरे प्रदेशों में ना भेजे, जो आपकी धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे, मगर महाराष्ट्र के किसानों के लिए,
मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और युवाओं के लिए काम करे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी का जोरदार से तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। महाराष्ट्र के महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए उन्हें जो कदम उठाया है उसके लिए हम तहे दिल से उनका महाराष्ट्र की जनता की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे राज्य के और राष्ट्रीय नेता, हमारे महाराष्ट्र का गौरव शरद पवार जी किसानों के बारे में जो गारंटी देने वाले हैं वो अपना वक्तव्य शुरू करें। सन्माननीय अध्यक्ष आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, सुरुवातीलाच तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानायचे। 6 महिन्याच्या पूर्वी देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली। त्यावेळेला आपण लोकांनी महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसभेच्या 48 जागा आहेत, त्यापैकी 31 जागेवर आम्हा लोकांना शक्ती देण्याचं काम तुम्ही केलं। महाराष्ट्राची ही शक्ती आज देशाच्या संसदेमध्ये विविध वर्गाच्या प्रश्नांची मांडणी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते आणि याचं 100% श्रेय तुम्हा सगळ्यांना आहे। महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक आली, हे राज्य कसं चालायचं, कसं चालवायचं याचा निकाल घेण्याची ही वेळ आलेली आहे। गेल्या 5 वर्षामध्ये आपण उद्धवजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार सोडलं तर बाकीचा सगळा कालखंड हा महाराष्ट्राला मागे नेणारा कालखंड आहे। महाराष्ट्र राज्य हे देशाचं उद्योगाचं महत्त्वाचं राज्य, आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली राज्य, देशामध्ये महाराष्ट्राचा या क्षेत्रामध्ये 1 नंबर। आज भाजप आणि त्यांच्या मित्रांच्या हातामध्ये सत्ता गेल्याच्या नंतर या महाराष्ट्राचा नंबर देशामध्ये 1वरून 6 वर गेलेला आहे, घसरलेला आहे। भांडवली गुंतवणुकीच्या बाबतीत मागे राहिलं। महाराष्ट्र राज्य एकेकाळी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संबंधीचं अत्यंत मोलाची कामगिरी करणारं राज्य आज स्त्रियांच्यावर अत्याचार याची संख्या वाढली, याची आकडेवारी वाढली तर चिंता वाटावी अशा प्रकारचं चित्र आहे। राज्यामध्ये 64,000 महिला आणि मुली आज बेभत्स आहेत, त्यांचा पत्ता लागत नाही। ही स्थिती महाराष्ट्रामध्ये कधीही नव्हती। महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाच्या संबंधी नेहमीच प्रगत राज्य होतं। आज शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार चालू आहे, हे चित्र आपल्याला बघायला मिळतं। दरदारी उत्पन्न असो, अन्य प्रश्न असो, प्रत्येक ठिकाणी आज महाराष्ट्र घसरलेला आहे। शिवछत्रपती हे देशाच्या स्वाभिमानाचं प्रतीक आहे। हल्लीच्या राजवटीमध्ये भ्रष्टाचार हा कोणत्या टोकाला गेला हे जर सांगायचं असेल